दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार राज्य में स्थित एक गांव की, जिस गांव में एक लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम गुड़िया होता है। गुड़िया अपनी अच्छी जॉब और नौकरी की तलाश में उत्तराखंड के देहरादून में जाती है, जहाँ पर वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में हर व्यक्ति हर कंपनी से मिलती है। लेकिन उसे कहीं जॉब मिलती है तो कहीं काम अच्छा नहीं मिलता, और कहीं काम अच्छा मिलता है तो उसके टाइम टेबल का सेटलमेंट नहीं रह पाता। इसलिए गुड़िया कई जगह पर जॉब करती है कुछ दिन, और कई दिनों के बाद कहीं पर जॉब छोड़ देती है। गुड़िया का ये सिलसिला करीब 1-2 महीने तक चलता है। उसके बाद उसे अखबार में एक विज्ञापन दिखाई देता है, जिसमें वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। वहाँ पर भी वो करीब 10 से 15 दिन जॉब करती है और छोड़ के चली आती है। गुड़िया एक दिन भागते हुए दौड़ते हुए वहीं के पास के थाने में पहुंच जाती है और कहती है कि सर, हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, हमारे साथ काफ़ी सालों से दुष्कर्म हो रहा है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है तो पुलिस कहती है कि आखिर पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है, हमें विस्तार में बताइए। और पुलिस उसे अच्छी तरीके से बैठार कर इस बारे में पूरी जानकारी देती है। तो गुड़िया बताती है कि सर, मैं जिस जगह पर जॉब कर रही हूँ, मैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से देहरादून जॉब करने के लिए आई हुई, जहाँ पर मैंने एक जगह जॉब अप्लाई की। जिस जगह मैंने जॉब अप्लाई की वहाँ मुझे कैशियर का काम मिला था। वो कैशियर का काम जिस कंपनी में मुझे मिला था, उस कंपनी का ओनर प्रदीप होता है। प्रदीप कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, वो एक विधायक का लड़का होता है। प्रदीप के यहाँ ये जो गुड़िया होती है, ये जॉब कर रही होती है उसके अंडर में, और करीब 15 से 20 दिन का समय जब इसका जॉब करते हुए निकलता है तो गुड़िया को एक दिन प्रदीप कहता है कि मुझे अपने मंसूरी जाना है और वहाँ एक मीटिंग करनी है, तो मेरे साथ चलो। क्योंकि गुड़िया उसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो मालिक होता है कंपनी का। इसलिए गुड़िया उससे कुछ कह नहीं पाती और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर मंसूरी चली जाती है। गुड़िया जैसे ही मंसूरी पहुंचती है तो वहां पर जब पहुंचती है तो प्रदीप कहता है कि उसका जिससे मीटिंग होनी है उसका कॉल नहीं लग रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है। तो गुड़िया कहती है कि तो क्या हम लोगों को वापस चलना चाहिए। इस पर प्रदीप होता है, वो कहता है कि नहीं, हम लोग यहीं मंसूरी में हमारा एक घर है, मकान है, वहाँ पर रुकेंगे और सुबह उससे मिलकर तब चलेंगे। गुड़िया भी उसकी बातों में फंस जाती है और उसी के फ्लैट पर मंसूरी में रुक जाती है। गुड़िया जैसे ही रात्रि में उसके फ्लैट पर रुकती है, प्रदीप इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है और रात्रि में उसके साथ संबंध बनाता है जोर ज़बरदस्ती। वो संबंध ही नहीं बल्कि उसका कुछ म्यूट वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म करता ही जाऊंगा, या तुम्हें मरवा दूंगा, इस दुनिया में ही नहीं रखूंगा। जिससे गुड़िया डर जाती है और वो बाद में कहता है कि मैं जब भी तुमको बुलाऊं तो तुम्हें आना पड़ेगा। गुड़िया इस पर कुछ नहीं कहती और गुड़िया आगे पुलिस वालों को बताती है कि सर, मेरे साथ ये प्रदीप ही करीब 2 साल से ये दुष्कर्म कर रहा होता है। अब मैं उससे तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं आपके पास चली आई हूँ। पुलिस वाले जैसे ही गुड़िया की इस कहानी को सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी प्रदीप के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। जब गुड़िया प्रदीप के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करा देती है तो वो थाने से वापस चली जाती है और पुलिस प्रदीप की खोजबीन में जुट जाती है। हालांकि प्रदीप को पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक विधायक का लड़का होता है। इसलिए पुलिस प्रदीप की हर फैक्ट्री, हर उन जगहों पर छापा मारती है जहां पर प्रदीप को पाया जा सके, लेकिन प्रदीप का कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी ये सिलसिला करीब 15 दिन तक गुजर जाता है। पुलिस ऐसे ही छापेमारी करती रहती है, लेकिन प्रदीप का कहीं पता नहीं चलता। तभी एक दिन वो गुड़िया जो होती है वो वापस फिर से पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वालों से कहती है कि सर, मैं जिस दिन आई हुई थी मैं पूरी तरह होश और हवास में नहीं थी, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट में, याचिका में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ।
जैसे ही गुड़िया इस बात को पुलिस के आला अधिकारी से कहती है तो पुलिस का आला अधिकारी कहता है कि बेटी, ये इस बारे में तो मुझे अपने ऊपर अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तुम अपनी याचिका देकर जा सकती हो। गुड़िया जैसे ही अपनी याचिका देकर जाती है तो पुलिस इस बारे में सोचती है कि आखिर ये लड़की अब अपनी याचिका में कुछ बदलाव क्यों करना चाहती है। पुलिस सोचती है कि शायद ये जो प्रदीप होता है ये इसके ऊपर हो सकता है कि दबाव बना रहा हो, क्योंकि वो एक रईस घर का लड़का होता है। हो सकता है ये किसी माध्यम से उसे धमकी वगैरह दे रहा हो। इसलिए पुलिस अब उस गुड़िया की याचिका के बारे में न सोचकर उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू कर देती है। पुलिस वाले जो अधिकारी होते हैं उसी में से वो 2 अधिकारियों को गुड़िया के पीछे सिविल ड्रेस में लगा देते हैं, जिससे गुड़िया को भी कुछ पता न चले कि आखिर हमारे पीछे पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए। और पुलिस उसकी पूरी जानकारी करने के लिए उसके पीछे लग जाती है। पुलिस जैसे ही गुड़िया के पीछे लगती है तो पता लगता है कि गुड़िया किसी ऐसे 2 व्यक्तियों से मिल रही है और बातचीत कर रही है कि जिनका इस केस से भी कुछ लेना देना हो सकता है। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है तो पुलिस का शक जो होता है वो थोड़ा गुड़िया के ही ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस गुड़िया के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है और उसके नंबर को अपने सर्व लाइन पर लगा देती है, जिससे पुलिस को पता लगता है कि गुड़िया उनमें से 2 नंबरों पर काफ़ी दिनों से बहुत ही देर तक बातचीत करती है, जिसमें से एक नंबर किसी अजय के नाम पर रजिस्टर्ड होता है और एक नंबर किसी अब्दुल के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस जैसे ही इन 2 नंबरों का CDR निकालती है तो पुलिस को सारी जानकारी मिल जाती है और इधर गुड़िया का जो फ़ोन नंबर होता है पुलिस उसे रिकॉर्डिंग सेशन में लगा देती है। पुलिस जैसे ही उसे रिकॉर्डिंग सेशन में लगाती है तो गुड़िया जब भी उनसे बात करती है तो गुड़िया का एक रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग जाता है, जिसमें गुड़िया उस अब्दुल से बात कर रही है कि मैंने उस जो अजय को अपने चंगुल में फांस लिया है और उसने मुझे एक फ्लैट 17 लाख का मेरे नाम करा दिया है और 5 लाख रुपए का कैश दे दिया है, अब आगे क्या करना है। तभी वो उसको राय देता है कि तुमको अपनी याचिका में थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए और उससे तो बात हुई थी 50 लाख रुपए की, वो सारे पैसे तुमको देकर जाएगा। पुलिस को जैसे ही इस केस में इतना क्लू मिलता है पुलिस तुरंत ही गुड़िया को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और गुड़िया से इस सारे केस की पूछताछ शुरू कर देती है। गुड़िया बिना किसी शक और दबाव के सारे केस का खुलासा करती है और जैसे ही पुलिस को इस केस की सच्चाई पता लगती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर गुड़िया बताती है कि सर, ये जो अब्दुल और अजय हैं ये हमारे ही इस षड्यंत्र के तहत जुड़े हुए हैं। जरा सर पुलिस इन अजय और अब्दुल के बारे में पता करती है तो पता लगता है पुलिस को कि ये जो अब्दुल है ये अजय का मित्र है और अजय जो है वो प्रदीप का साला है। प्रदीप भाई जिसके खिलाफ गुड़िया ने FIR दर्ज कराई हुई थी। ये दोनों मिलकर ये तीनों शख्स उससे पैसा हड़प रहे थे। जैसे ही गुड़िया बताती है कि सर, ये जो अजय है इसने मुझे इस ये सब काम के लिए भड़काया हुआ था, इसलिए मैंने इस प्रदीप के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि उसने मेरे साथ दुष्कर्म तो किया है, लेकिन इसी ने बताया था कि इतना पैसा मांगना और इसमें इन तीनों का पैसा जो रहता है वो डिवाइड की तरह बटेगा, डिवाइड होगा। इसलिए गुड़िया आगे बताती है कि सर, ये जो अजय है इसने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस जैसे ही गुड़िया की ये सारी कहानी सुनती है तो पुलिस अजय और अब्दुल को दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अजय होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है और प्रदीप तो पहले से ही फरार होता है। तो पुलिस अपना दिमाग लगाते हुए उस अब्दुल को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है। दरअसल अब्दुल जो होता है उसे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत होती है और वो अजय का मित्र होता है। तो अजय ने उससे बोल रखा था कि अगर तुम इस केस को सेटलमेंट कराओगे तो तुम्हें मैं अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दूंगा। इसलिए अजय को उस अब्दुल को अच्छी पोस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए अब्दुल के पास पुलिस फ़ोन करती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे इस जगह पर आना है और तुमको एक कंपनी में अच्छी पोस्ट की नौकरी मिल जाएगी। इसलिए जो अब्दुल होता है वो पुलिस की बताई हुई जगह पर तुरंत पहुंच जाता है। पुलिस तुरंत ही उसे अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उससे उन प्रदीप और अजय के बारे में पता करती है तो वो भी यही सारी सच्चाई बताता है। पुलिस इस गुड़िया को
और उस अब्दुल को अपनी अंडर कस्टडी में करके लोक अदालत में पेश करती है और जहां पर इन दोनों का चालान काट करने जेल भेज दिया जाता है। इधर पुलिस अजय और उस प्रदीप का पता लगाने में जुटी हुई।